आप सभी का स्वागत है हमारी इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विनिर्माण उद्योग। ये आपके 10th का चैप्टर है, ठीक। तो आप इसे फोकस करके सुने कि भाई इस चैप्टर में हम बताने क्या वाले हैं, आपको इसमें क्या क्या समझना है, उसी चीजों को हम बस डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगेन एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, आपने अगर अपना कॉपी पेन कुछ भी नहीं निकाला था, आप उसे ओपन कर लें, बिकॉज कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जैसे आपको लिखना पड़ेगा, तो आप उसे लिखते हुए चलें, ठीक है। एंड कुछ पॉइंट्स हैं उसे समराइज करते हुए चलें, क्योंकि इस क्लास में विद नोट्स भी बनता जाएगा, ठीक। मैं बताते जाऊंगा आपको एंड आपका जो नोट्स है वो भी प्रिपेयर होता जाएगा, ओके। क्लास में हमें डिस्कस करना है विनिर्माण उद्योग, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विनिर्माण उद्योग क्या है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। आपने अपने आसपास देखा है बहुत सारी चीजें, चाहे आपके चिप्स हो गए या फिर दूसरे तरीके के पैकेट्स हो गए, लाइक बिस्किट्स का पैकेट हो गया, और जो क्या क्या खाते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या क्या खाते हैं। तो ये सभी जो पैकेट्स वगैरह हो गए, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये डायरेक्ट तो नहीं बन गया, इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स तो चाहिए था हमें। रॉ मटेरियल्स आते कहां से, तो रॉ मटेरियल्स हमें पता है कि भाई एग्रीकल्चर से आते, कृषि से आते। तो जब उसी रॉ मटेरियल्स को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, तो उसका रेट बढ़ गया। लाइक जब गन्ना था, मान लो गन्ना लेट कर लो 2 रुपए में मिल जा रहा है, ठीक। अब गन्ने से चीनी बन गया या फिर गुड़ वगैरह बन गया, तो क्या उसका रेट भी 2 रुपए होगा क्या? नहीं, उसका रेट 5 से 6 रुपए हो जाएगा ना। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर विनिर्माण उद्योगों की बात करते हैं, तो जनरल इसमें यही समझना है आपको कि जब भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार क्या बता रहा हूँ मैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि जब भी कोई प्राकृतिक रूप से जो हमें पदार्थ मिलता है, कोई भी रॉ मटेरियल नेचुरल हमें मिलता है, और जब हम उसे अपने ज्ञान या अपने कौशल या जो हमारे स्किल्स होते हैं उसकी सहायता से हम उसको एक नए रूप में बदल देते हैं, तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, ठीक। विनिर्माण का जो पहला जो मतलब था स्टार्टिंग में, अभी नहीं, अभी तो मशीन से बनाने वाली चीज के लिए हो गया है, क्योंकि क्या हाथ से कोई काम करता है क्या? नहीं। आप लोग भी यूट्यूब पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही हो गया है, तो क्या इसे भी क्या एक स्किल के बदौलत ही बनाया गया, ओके। तो विनिर्माण से सीधा सा मतलब आप यही लेके चले कि कोई भी चीज जो प्राकृतिक रूप से है, मानव ने उसको अपने ज्ञान अपने स्किल्स की वजह से इसको डेवलप किया, और उसका जो रेट है उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, रेट बढ़ गया, उसी को बेसिकली विनिर्माण उद्योग कहा गया। विनिर्माण उद्योगों के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो चीज क्या है, रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्चा माल। जब आपके पास कच्चा माल रहेगा तभी तो आप उसको एक नए रूप में बनाएंगे, और जब आपके पास कोई रॉ मटेरियल्स ही नहीं होगा तो क्या आप उसे नए रूप में बदल पाएंगे? तो इसका आंसर नहीं। तो यानी कि किसी भी चीजों को मतलब मूल्यवान चीजों में या फिर मैन्युफैक्चर विनिर्माण में बदलना है, तो उसके लिए आपके पास एक रॉ मटेरियल्स होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री और बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो कहते हैं कौन सा इंपॉर्टेंस, तो हम सीधा से मुंह बनाते हुए कह देते हैं कि भाई इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर तो कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर ही हमें रॉ मटेरियल्स देता है, और उसी रॉ मटेरियल्स का यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है, एंड वही जो इंडस्ट्री है उसी का चीज हम लोगों को मिलता है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी में क्या क्या होना चाहिए, तो देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, एज वेल एज इसके साथ आपका इंडस्ट्री भी होना चाहिए, एंड इसके साथ सर्विस सेक्टर्स भी होना चाहिए। 10th इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड हमारा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप उसे देखिए। तो विनिर्माण उद्योग आपको समझ में आया होगा कि क्या है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ विनिर्माण उद्योग, यानी कि विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है। कुछ तो महत्व होगा ना जब ये है, अगर महत्व भी नहीं है तो क्या ये रहता? तो बिल्कुल नहीं रहता। तो विनिर्माण का महत्व क्या है, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कोई भी चीज जो नेचुरल चीज है किसी नई चीज में बदलता है, तो इसके लिए तो रोजगार ऑब्वियसली चाहिए। तो लोगों को इससे क्या होता है, ज्यादा मात्रा में रोजगार मिलता है, बेरोजगार लोग भी रोजगार में सृजित होते हैं, लोग अलग अलग कामों में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो काम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रुई से जो बाती बनाने वाला होता है, या फिर टोकरी बनाने का काम होता है, उसका भी एक हाई लेवल का होता है। या फिर प्रेजेंट टाइम में कोविड टाइम में मास्क आ गया है ना, तो भाई मास्क भी तो कोई रॉ मटेरियल से ही बन रहा है, तो आगे जाकर डेवलप होकर अलग अलग चीजों में आप अमेजोन से भी ले रहे हैं, किसी कंपनी का भी ले रहे हैं, तो अलग अलग चीजों का आप ले रहे हैं, ओके। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस है कि लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है, एंड जो बैकबोन ऑफ हम इंडियन इकोनॉमी का कहें कि भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है, काम करता है, ठीक है। एंड इसके साथ अगर आप और लेते जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है।
मान लीजिए कोई लोग हाथ से बना रहा है, वो एक बार में 10 टोकरी बना सकता है। या फिर मान लीजिए एक रुई की बात कर रहे हैं, बाती की बात कर रहे हैं, जो हम दिया में जलाते हैं, कोई हाथों से बना रहा है, लिमिटेड ही बना सकता है। लेकिन जो कि मशीन से जहां बन रहा है वहां तो अनलिमिटेड हो सकता है ना। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ये एक इंपॉर्टेंस है। ओके, अब जो हमें निर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका इंडियन इकोनॉमी में या फिर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी चीज को रेफरेंस लेके, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकते कि इसका इंपॉर्टेंस है, कुछ हमें फैक्ट्स भी देने होते हैं। तो इसका फैक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% है यहाँ पे हमारे देश में। लेकिन 17% ठीक है, 27 में से कितना परसेंट है, तो 17% है। 10% किसके पास चला जाता है, खनिज, गैस और आदि ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं उनके पास चला जाता है। दूसरा क्या है, 2003 में इसका विकास 9 से 10% की दर से हुआ था। यानी कि जो विनिर्माण उद्योग है 2003 में 9 से 10 के ग्रोथ के रेट से, प्रतिशत के ग्रोथ के रेट से क्या होता, आगे बढ़ा था। तीसरा क्या है, इसके बाद क्या एक बनाया गया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की क्या की गई, स्थापना की गई। क्यों की गई, तो भाई इसकी स्थापना करने का मेन कारण यही था कि जो उत्पादन है उसमें क्या हो, वृद्धि हो। जहां देख सकते हैं 9 से 10% हो रहा था, वहां पे उससे ज्यादा हो। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम में भी आप देख सकते हैं उद्योगों की वृद्धि दरें टाइम टू टाइम हो रही है। लेकिन कोविड के टाइम जो 2 इयर्स पैंडेमिक का रहा, ठीक है, और उस बीच में लॉकडाउन वगैरह भी रहे, तो उस बीच में जो इकोनॉमिक्स का जो ग्रोथ है या फिर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है रुका गया था। तो ये कहा जाता है कि उसमें ग्रोथ रेट जो थी वो कम हो गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है एंड ये अगेन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, तो अब जो हमें डिस्कस करना था, यही डिस्कस करना था कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का। तो ये कंट्रीब्यूशन है और रिटर्न है कि भाई उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप में से कोई बिजनेसमैन बनने जा रहा है, अब जा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर जा रहा है तो इसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कहीं पे भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर वो फैक्टर्स ना रहे तो उद्योग नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, अगर मान लो फैक्टर्स अवेलेबल हैं तभी कोई उद्योग जो है, कोई फैक्ट्री है वो सक्सेस हो सकता है। अगर वो फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो कोई जो इंडस्ट्री है वो सक्सेस नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, जो मतलब अर्ली टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो 4 ही मेन केंद्र थे। लाइक आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, यही 4 सेंटर था जो उस टाइम में एक एग्लोमरेशन हो रखा था, जिसे आप समूहीकरण कह सकते हैं। लाइक वहां उसी के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह होते थे। यानी कि लोगों को रोजगार लेना था, नौकरी पे जाना था, तो लोग वहीं पे जाते थे। क्या प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे ही हो रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। आज भी यूपी बिहार के जो लोग हैं वो दिल्ली में आते हैं काम करने, और दिल्ली में तो पूरे दिल्ली में तो काम नहीं करते, दिल्ली के आसपास जो नोएडा है या एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां काम करते हैं। जो लोग वहां काम नहीं करते वो मुंबई के क्षेत्रों में काम करते हैं, या फिर जो चेन्नई में काम करते हैं, या फिर कोलकाता में काम करते हैं। तो आपके भी कई रिलेटिव्स होंगे, जब आप पूछोगे कि कहाँ काम कर रहे हैं, या फिर ये भी आप पता कर सकते हो कि कहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका यही आंसर आएगा कि चाहे मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, या फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में, या फिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में। इसका रीजन यही है कि वहां पे जो इंडस्ट्री है उसका क्या हो गया, एग्लोमरेशन हो गया। एग्लोमरेशन से मीन्स कि वहां पे एक नहीं कई सारे उद्योग हैं। तो वहां पे ऐसा रहने का मेन कारण क्या क्या है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, तो पेपर में सवाल ही पूछा जाता है कि भाई विनिर्माण उद्योग क्या है, एंड विनिर्माण उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक को बताओ। तो आप विनिर्माण उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर सिंपल वे में आपसे पूछा जा रहा है कि लौह इस्पात उद्योग क्या है, एक सेपरेट वीडियो इसका बनाया गया है, एंड आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में ये दिया गया है। इसके साथ ये भी दिया गया सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो ऑलरेडी हमने इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप वहां से डिटेल स्टडी कर सकते हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में एंड सूती वस्त्र आधारित उद्योग के बारे में। ओके, तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जब हम उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो उद्योगों को एक नहीं कई कारक प्रभावित करते हैं। अगर आप रेफरेंस में बोलेंगे कि भैया एक ही कारक हो सकता है, 2 कारक हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम नई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे कारकों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पूंजी का होना जरूरी है, भूमि का होना जरूरी है, बाजार का, कच्चा माल का, शक्ति के साधन का, सस्ते व कुशल श्रमिक का, परिवहन एवं संचार होना चाहिए, सरकारी नीति होनी चाहिए, प्रबंधक मंडल होना चाहिए, इसके साथ जल भी होना चाहिए। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। पहला हो गया आपका पूंजी, भूमि, बाजार,
कच्चा माल शक्ति के साधन तो ये वो कारक हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, कौन कौन से फैक्टर्स है मैंने उंगलियों पे काउंट किया, बट इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो उद्योगों को प्रभावित करने में सबसे पहला कारक पूंजी है, दूसरा भूमि है, तीसरा बाजार है, फिर कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, सबसे वह कुशल श्रमिक है, परिवहन संचार की सुविधाएं है, सहकारी नीति है, प्रबंधक मंडल है, जलापूर्ति है। यानी कि अगर ये 10 फैक्टर्स किसी भी जगह पे एकदम अच्छे होते हैं तो वहां पे ये बहुत ज्यादा चांसेस होता है, यानी कि 100 में से 98% ऐसे चांसेस होते हैं कि वहां पे इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा होगा। और जहां पे इनमें से किसी एक दो चीज की भी कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि भाई 100 में से आप 60-70% ही मान के चलो कि जो आपकी इंडस्ट्री है वो अच्छा ग्रोथ करेगा। ओके, तो सबसे पहला कारण क्या है? पूंजी, यानी कि मनी। जब भी आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो मुंह बना के नहीं जाएंगे कि आप इंडस्ट्री लगा देंगे, ठीक है? ये तो नहीं है ना कि आपने कह दिया कि मैं भी बोल देता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री लगा दी, क्या मैं लगा पाऊंगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जब भी मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा, इंडस्ट्री लगाने की बात करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना जरूरी है? पैसा का होना जरूरी है। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या उद्योग लगाए जा सकते हैं? नहीं। हाँ, अगर मान लो मेरे पास कम पैसा है तो छोटे पैमाने के उद्योग यानी कि छोटे स्किल इंडस्ट्री लगाया जा सकता है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो उससे बड़े लेवल का लगाया जा सकता है। अगर मेरे पास और ज्यादा पैसे हैं, लाइक अगर मैं एशिया का रिचेस्ट पीपल हूँ या ऐसा कुछ, तो जो मेरे इंडस्ट्री है, लाइक उसे हम कौन सा इंडस्ट्री कहेंगे? बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े हाई लेवल के, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। छोटे लेवल पे तो नहीं लगाए जाते ना। 25 गज की जमीन तो नहीं चाहिए उनको, या 100 गज की जमीन, कितने गज की चाहिए तो कहते हैं हमें भी नहीं पता भाई, अनलिमिटेड है, ठीक है। दूसरा क्या आता है? भूमि। तो पूंजी समझ में आए भाई, पैसा रहेगा जब फैक्ट्री लगाओगे, पैसा नहीं है तो नहीं लगाओगे, सपने देखो, ठीक है। उसके बाद आता है भूमि। तो भूमि में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? भूमि में पढ़ना है ये कि भाई जो लैंड एरिया होता है, समतल एरिया होता है, फैक्ट्री वहां लगाया जाता है। अब ये नहीं कि फैक्ट्री लगाने के लिए कोई पहाड़ों पे चला गया। किसी को सुना है कि भाई इंडस्ट्री पहाड़ों पे लगाई जा रही है, या फिर प्लेटू पे लगाई जा रही है, या फिर कोस्टल एरिया समुद्रों के आसपास लगाई जा रही है? तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। तो फैक्ट्री उस जगह पे लगाया जा रहा है जहां पे बेसिकली क्या है? एक समतल सतह है, एक लैंड है, ठीक है, प्लेन लैंड है, एंड वहां पे जो क्लाइमेट डिस्पैरिटीज वगैरह ठीक है, ज्यादा विभेद नहीं है क्लाइमेट को लेके, एक अच्छा है। तो धरातल या फिर समतल सतह ही उद्योगों के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ से संबंधित लोग भी जो है इन्हीं क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आते हैं, लाइक दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। कश्मीर के ज्यादातर लोग जो वूलन का काम ज्यादा जानते हैं वो गुजरात के अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में कार्य करने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समतल जगह है, लोगों को रोजगार काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो भूमि भी इस तरीके से प्रभावित करता है। तीसरा बाजार, आपने उद्योग तो लगा लिया बट आपके नियर में कोई मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है, तो क्या आप उत्पादन तो कर रहे हो 100 रुपए का, बट उसको बाजार में भेजने में आपको लग जा रहा है 80 रुपए, 10 रुपए आपने जो कार्य करने वाले जो लेबर्स हैं उनको दे दिया, तो 10 रुपए का बेनिफिट आप अपने पास रखोगे। तो मतलब बाजार यानी कि उद्योगों के पास मार्केट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर उद्योगों के नियर में मार्केट है तो इसका बेनिफिट ये होता है हमारे पास बेसिकली कि जो भी हमने उत्पाद किया है, नियर में बाजार है तो हमने उसे कम ही पैसे में मार्केट भेज दिया, वहां पे उसे सेल किया गया, बेचा गया, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें दिया गया, ठीक है। और अगर हमारे से मार्केट दूर में तो ये हमारे लिए क्या है? घाटे का सौदा हो जाता है। ओके, तो उद्योगों के लिए बाजार का होना जरूरी है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, वही उद्योग डेवलप करता है जिसके पास रॉ मटेरियल्स होता है। अगर रॉ मटेरियल्स का आपके पास अभाव है, कच्चा माल ही नहीं है आपके पास, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका इंडस्ट्री जो है काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, जो गन्ना है, गन्ना के पैदावार में भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो जो गन्ने से संबंधित जो उद्योग है, फैक्ट्री है, तो यूपी के अंदर ही लगाए जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि केरल में जाके लगा दिया जाएगा, क्योंकि पता चला कि गन्ना को लाने में ही जो गन्ने में सुक्रोज है वो खत्म हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो गन्ना यूपी में ज्यादा होता है, तो इंडस्ट्री भी गन्ने की जो इंडस्ट्री है यूपी में ही ज्यादा लगाई जाएगी। कारण क्या? जो रॉ मटेरियल को सीधा वहां से गन्ने को काटा एंड डायरेक्ट इंडस्ट्री पहुंचा दिया, जिससे सुक्रोज कम घटे एंड जो भी जो चीनी वगैरह या उसके उत्पादन में वृद्धि हो। तो कच्चा माल समझ में आया। शक्ति के साधन, उद्योग क्या है? मशीन का टाइम है भाई, हर कोई आधुनिक हो गया, आप भी हो गए, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप भी व्हाट्सएप सब चला रहे हो ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हो ना,
कल्चर हमारा टेक्नोलॉजी हो गया भाई, अडॉप्ट कर लिया हमने इस कोविड टाइम में अपने आप को। ठीक है, तो जो शक्ति के साधन यही है कि जब भी आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो बेसिकली उसमें क्या आना चाहिए, मशीन का होना जरूरी नहीं है। आप एक मशीन नहीं है, पहले थे बट आप मशीन नहीं है, अब तो बूढ़े हो गए हो आप भी। ठीक है, तो शक्ति का साधन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि मशीन से होना चाहिए आपके पास। उसके बाद सस्ते और कुशल श्रमिक। पता चला कि भाई आपका जो इकोनॉमिक है या फिर मान लीजिए इंडस्ट्री है, ठीक, ज्यादा रेट का नहीं है बट आपने श्रमिक खोल दिया 40-50 हजार रुपए वाला, काम करने में दक्ष है नहीं, काम कर ही नहीं पाते, तो ऐसे श्रमिक की आपको जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं यही कि सस्ते श्रमिक मिल जाए, कार्य करने में दक्ष हो, तो ऐसे श्रमिक की उद्योगों में जरूरत होती है। उसके बाद आता है परिवहन एवं संचार। किसी भी उत्पाद या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परिवहन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो परिवहन एवं संचार का क्या है, अपना महत्वपूर्ण योगदान है। किसके लिए, उद्योगों के विकास के लिए। जहाँ पे परिवहन की व्यवस्था अच्छी नहीं होती वहां पे उद्योग जो है अच्छा ग्रोथ नहीं करता, तो उद्योगों के अच्छे ग्रोथ के लिए वहां पे परिवहन चाहिए, बात करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, संचार चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सहकारी नीति से मतलब सरकार की क्या नीति है। मान लो सरकार की नीति है कि भाई इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, तो उस जगह पे इंडस्ट्री डेवलप करेगी। और मान लीजिए कोई जगह ऐसा भी है जहाँ सरकार चाहती है कि वहाँ इंडस्ट्री डेवलप ना हो, ठीक, लाइक जो फ्लड प्रोन एरिया है हमारे एरिया में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली को ले लीजिए आप, जो अक्षरधाम वाला एरिया है जिसे DND कहते हैं, फ्लड प्रोन एरिया है यमुना रिवर की वजह से, तो क्या वहां पे इंडस्ट्री लग सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं लग सकती। फ्लड प्रोन एरिया है, क्या पता डिजास्टर आ जाए, खत्म हो जाएगा सब। उसके बाद प्रबंधक मंडल, एक कुशल प्रबंधक मंडल की भी जरूरत है, CEO। ठीक है, अब मान लो एक प्रबंधक मंडल है, CEO है, बना दिया गया उसे, बट वो इंडस्ट्री को नहीं चला पा रहा है, तो क्या इंडस्ट्री ग्रोथ कर पाएगा? तो आंसर है नहीं कर पाएगा ग्रोथ। बट एक ऐसा CEO है जो इंडस्ट्री को और अच्छे आगे तक लेके जा रहा है। ठीक, फॉर आप गूगल CEO को ले सकते हैं, श्री सुंदर पिचाई जी को, आगे बढ़ रहा है गूगल, तो क्या उद्योगों को प्रभावित करने में CEO का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली आज हम जो भी को सर्च करते हैं गूगल से सर्च कर दे रहे हैं, सब आंसर हमें मिल जा रहा है आजकल, है ना। उसके बाद जलापूर्ति, भाई किसी भी इंडस्ट्री के लिए जल का होना बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये नहीं कि रेगिस्तान या फिर थार में जाके कोई इंडस्ट्री लगा दिया है, क्या थार में या फिर सहारा में कोई इंडस्ट्री लगाए? तो नहीं लगाए। रीजन क्या है भाई, ये तो है ही नहीं, साथ साथ जल भी नहीं है, तो इंडस्ट्री वही लगाया जाएगा जहां बेसिकली जल की आपूर्ति काफी ज्यादा हो, यानी कि आसपास जल की मात्रा काफी ज्यादा हो, क्योंकि मशीनों को ठंडा करने के लिए या फिर भाप बनाने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए जल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो अभी मैंने जो डिस्कस किया उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया विनिर्माण उद्योग क्या होता है एंड राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग उद्योग कितने हिस्से में बांटे गए। रॉ मटेरियल्स के बीच, यानी कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, उसके बाद आप ये ले सकते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ओनरशिप के आधार पर जो उद्योग हैं उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो हम इस पे क्या करेंगे, थोड़ा बात आधार पर, आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या है आपका छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के नहीं, पहला होगा आपका कुटीर उद्योग। उसके बाद आता है आपका छोटे पैमाने का उद्योग, और तीसरा आता है आपका बड़े पैमाने का। बहुत सिंपल वे में समझेंगे इसको क्या है। जब हम कुटीर उद्योग की बात करते हैं, बहुत छोटा सा वे है। कुटीर उद्योग क्या, आपने जब आप किसी लोकल एरियाज में रहते हैं, दिल्ली या किसी भी महानगरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहां पे लोग एक पीस जैसा काम करते हैं। पीस जैसा काम मतलब जैसे कि क्रैक्स के पैकेट्स को पैक कर देना, या फिर रुई से बाती को बना देना, या फिर टोकरी को बना देना, या फिर जो हमारे फाइल्स में जो रिबन्स लगते हैं उसको मतलब पैक करना, ऐसा कुछ। तो इस प्रकार के जो काम है बेसिकली क्या आता है, कुटीर उद्योग में आता है। इसके साथ आप ले सकते हो बीड़ी बनाना, तेंदुओं के पत्ते को लोग इकट्ठा करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, है ना। तो इन सबको आप क्या ले सकते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में जो है पूंजी कम लगता है, भूमि की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बाजार चाहिए इनके लिए, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, शक्ति के साधन, मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कहीं कहीं रखता है, कहीं कहीं नहीं रखता है। सस्ते व कुशल श्रमिक, काम करने वाले श्रमिक, आपको पता है ना, लोग एक पीस बनाते हैं तो उन्हें कुछ 50 पैसे मिलता है एक का, 2 बना दिया तो 1 रुपए, या फिर 4 बनाया तो 1 रुपए मिलता है। तो ऐसे सस्ते व कुशल श्रमिक
परिवहन एवं संचार की व्यवस्था चाहिए। भाई कम्युनिकेशन कैसे करेगा, अगर किसी को पीस बनाना है, मुझे पीस बनाना है, किसी से तो बात करूंगा ना भाई कहाँ पे बन रहा है पीस, क्या है। परिवहन चाहिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स, इन्हीं फैक्टरों को आप इनमें इंक्लूड करते हुए चलें, ठीक है भाई। यही फैक्टर्स अगर होगा तो कुटीर उद्योग अच्छा होगा। इन फैक्टर में थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो छोटे पैमाने के उद्योग हो जाएगा, और जब यही चीज बड़े हाई लेवल पे हो जाएगा तो बड़े पैमाने के उद्योग हो जाएगा। तो कुटीर उद्योग में इन सभी चीजों की कम की आवश्यकता पड़ती है। बट जब हम छोटे पैमाने के उद्योगों की बात करते हैं, यानी कि इस उद्योगों में पूंजी कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए, भूमि भी चाहिए, बाजार के निकट होना चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, शक्ति साधन चाहिए, कुशल श्रमिक भी चाहिए, प्रबंधक नीति भी चाहिए, सरकारी नीति भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नोएडा, क्या सब बड़े बड़े कंपनी है क्या, बड़े पैमाने के उद्योग है क्या? पता चला कि आधे नोएडा में एक ही कंपनी है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हर जो इंडस्ट्री छोटे छोटे लेवल पे लगाया गया काम करने वाले जो लेबर है सस्ते में मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं। नोएडा के आसपास का जो एरिया है वहीं से लोग काम करने के लिए नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में जाते हैं, जैसे सेक्टर 7 हो, 8 हो, या फिर 18 हो, 16 हो, कोई सा भी हो, 63 हो, तो उनमें लोग काम करने जाते हैं। काम करने वाले लोग सस्ते व कुशल श्रमिक होते हैं, यानी कि लोग सस्ते पे मिल जाते हैं, कार्य में दक्ष होते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग बड़े हाई लेवल पे होते हैं, लाइक आप टाटा इंडस्ट्री ले सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं। इनके लिए जो जमीन है 25 गज 50 गज नहीं चाहिए भाई, बड़ी हाई लेवल पे चाहिए। तो बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी बहुत ज्यादा लगता है, भूमि बहुत चाहिए, बाजार होना चाहिए, कच्चा माल रिसोर्स चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए। तो ये सब बड़े हाई लेवल पे चाहिए। तो इस प्रकार के उद्योगों को हम क्या कहते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं, प्रकार के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व की जब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर 3 तरीके के उद्योग होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा उद्योग होता है, सार्वजनिक उद्योग, यानी कि सार्वजनिक पब्लिक इंडस्ट्री। दूसरा होता है आपका निजी, और तीसरा होता है आपका संयुक्त, ठीक है। सार्वजनिक की जब आप बात करते हैं, यानी कि वे क्षेत्र या वे उद्योग जो पूरे तरीके से किसके अधीन है, सरकार के अधीन है, ठीक है। और दूसरा आता है निजी वे उद्योग होते हैं जो पूरी तरीके से किसी निजी व्यक्ति के हाथों में है, लाइक टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। भाई सरकार थोड़ी ना हस्तक्षेप कर सकती है, तो खुद अपना हिसाब से चलाएगा। उसके बाद आता है संयुक्त का मतलब ये कि जिसमें सरकार भी योगदान देती है और निजी क्षेत्र भी योगदान देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग का बेसिकली मतलब अभी समझ सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रेलवेज हो गए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गए हैं, ठीक, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी थी वो सब हो गए। उसमें क्या हो गया कि कुछ लोग सरकारी फंड करती है, जो प्राइवेट कंपनियां वो भी फंड करती हैं, दोनों मिलकर किसी चीज को आज के टाइम में चला रही है। लाइक आप वंदे भारत ट्रेन देख सकते हैं, या फिर हम सफर ट्रेन देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, कोलैबोरेशन से चल रहा है, पब्लिक का भी चल रहा है, प्राइवेट भी कोलैबोरेशन करके उसको चला रही है। तो इस तरीके की इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग कहते हैं। तो भाई सार्वजनिक आपने समझ लिया, निजी एंड संयुक्त समझ लिया। और जो मैं ये बता रहा हूँ समझ में भी आ रहा है या नहीं, बस या ऐसी मजे में सुनते जा रहे तुम लोग, क्योंकि मैं तो मजे में ही बता रहा हूँ। पहले हमने आकार के आधार पे बात किया, साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने ऑनरशिप के आधार पे बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं उत्पाद के आधार पे, यानी कि उत्पाद की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके आधार पर उद्योग जो है कितने प्रकार के होते हैं। उसके आधार पर उद्योग जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा उद्योग होता है, उपभोक्ता उद्योग, और दूसरा कौन सा उद्योग होता है, आधारभूत उद्योग। तो जो पहला वाला उद्योग है ना, उपभोक्ता उद्योग, सिंपल से भाई आप तो कंज्यूमर ही हो ना, चिप्स लेने जा रहे हो, बिस्कुट लेने जा रहे हो, केक लेने जा रहे हो। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्री ऐसा काम करती है, चाहे वो चिप्स बना रही है, डायमंड्स के क्रैक्स बना रही है, या फिर केक, कुछ भी बिस्किट्स जो खाते हो, तो इस तरीके के कामों को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। और आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो हर इंडस्ट्री का क्या होता है, बेस होता है। लाइक कौन सा बेस है, लोह इस्पात उद्योग। लोह इस्पात उद्योग को जानते हो ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री का बेस है। अगर लोहा ही नहीं होगा तो क्या इंडस्ट्री रहेगी क्या, तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्या आता है आपका, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का मतलब क्या, अगर सूती जैसे वस्त्र नहीं रहेंगे तो क्या आप ड्रेस पहन सकते हैं क्या, तो नहीं, ये भी बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कच्चा माल के आधार पर, यानी कि रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम उद्योगों को, इंडस्ट्री को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
पहले मैंने बात कर लिया ऑलरेडी आकार, स्वामित्व, उत्पाद। अब हम जो लास्ट बात कर लेते हैं वो ये है कच्चा माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर हम उद्योग को कितने हिस्सों में बांटते हैं? कृषि आधारित, दूसरा हो गया आपका वन आधारित, उसके बाद हो गया आपका पशु आधारित, फिर हो गया आपका खनिज आधारित, फिर हो गया आपका रसायन आधारित। ठीक है, तो कच्चे माल रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम उद्योगों की बात करते हैं तो उसको हम इन 5 हिस्सों में बांटते हैं। कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको गन्ने का एग्जांपल दे दिया। भाई गन्ना काटेंगे तो चीनी का जो मिल है, शुगर मिल है, किस पे डिपेंड है? कृषि से संबंधित क्षेत्रों पे डिपेंड है। ठीक है, अगर सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं किस पे बेस्ड है? तो कॉटन पे बेस्ड है। तो इस प्रकार के दो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। वन आधारित उद्योग लाइक जितने भी फर्नीचर से संबंधित उद्योग हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वनों पे बेस्ड है। पशु आधारित उद्योग लाइक जहाँ पे चमड़े का काम ज्यादा होता है उस प्रकार के उद्योग, या फिर डेयरी उद्योग पशुओं पर बेस्ड है। खनिज उद्योगों की बात करते हैं जो बड़े बड़े उद्योग हैं जो खनिज से संबंधित क्रियाकलापों में एक्टिविटीज में संलग्न है, उन्हें खनिज उद्योग। और जब हम रासायनिक उद्योगों की बात करते हैं, रासायनिक उद्योग में वो जैसे कि बेसिकली आप बात कर सकते हो रसायन को लेके कि जैसे कि जहाँ पे खनिज का यूज ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो वहां पे इसका ज्यादा यूज है, या फिर जहाँ पे प्लास्टिक का निर्माण हो रहा है तो ये सब रसायन आधारित उद्योग का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके साथ आप ले सकते हो जहाँ पे कृत्रिम रेशा बन रहा है। ठीक, कृत्रिम रेशा का मतलब आपने पढ़ा होगा फाइबर्स के बारे में, लाइक एक नेचुरल्स होता है, एक मैन-मेड्स होते हैं ना, तो जहाँ पे ये सब होता है तो वहाँ पे रसायन आधारित उद्योग होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो जनरली हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। जिसके साथ हमने डिस्कस किया कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था यानी कि नेशनल इकोनॉमी में इसका क्या योगदान है, एवं इसके साथ हमने ये डिस्कस किया कि भाई जो इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं उसकी प्रभावित करने वाले हैं, उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एंड अगेन हम डिस्कस किया आकार के आधार पर उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, एज वेल एज उत्पाद के आधार पर उद्योगों को कितने हिस्से में बांटा गया है, एंड कच्चा माल के आधार पर उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हमने इस टॉपिक को कवर किया। नेक्स्ट हम अपने इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम आपके लिए कुछ बेसिक जो इंडस्ट्री है, चाहे लोह इस्पात उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, मोटर गाड़ी उद्योग हो गया या सूती वस्त्र आधारित उद्योग हो गया, उस पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कितने ज्यादा मात्रा में होता है, एवं इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होगा पार्ट 2, ये हमारा उसका टॉपिक होगा।